नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों के ही कहने पर जी हाँ, आज मैं बिहार पुलिस के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो, हमारे लिए तो लंबा चौड़ा ही है वीडियो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक बताता था मैं। आज क्वेश्चंस की संख्या आप देख सकते हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चन है। 71 पेज का है ना। कुल पीडीएफ ये 71 पेज का है, 71 पेज का है। तो डिटेल में और हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अगर बिहार पुलिस का एग्जाम है आपका तो ये वीडियो देखिएगा जरूर, मजेदार है। सारे क्वेश्चंस आप पॉइंट बाय पॉइंट इसका नोट भी कर सकते हो, सारे पॉइंट्स। और एक चीज मैं और बता दूं, मैक्सिमम इसके डाटा जो है वो एनसीईआरटी के हैं। तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा, ये इसमें पूरा केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। और इतना अगर कर लेते हो केमिस्ट्री, तो ये तो नहीं कहूंगा कि सब आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ आएगा यहां से। इस वीडियो से बहुत कुछ आपको आएगा, एक वीडियो से बहुत कुछ आने वाला है एग्जाम में। चलिए, ये आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा फटाफट अंदाज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्यों फटाफट पढ़ेंगे? क्योंकि वीडियो लंबा होगा। चलिए, किसकी थोड़ी सी मात्रा पानी में मिलने से बहुत अधिक पानी रंगीन हो जाती है? अगर पोटेशियम परमैंगनेट, एकदम डायरेक्ट आएगा और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप पानी में मिलाते हैं तो यह बहुत अधिक जो पानी है वह क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। तो सीधा प्रश्न ये बनता है। आइए दूसरा सवाल, किसी पदार्थ का तापमान अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है अगर तापमान आप बढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ने से तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी जो है वह बढ़ जाती है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट। अगले प्रश्न पर आते हैं, गर्म करने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विसरण जो है वह तेज हो जाता है। विसरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। जैसे कोई चीज, बर्तन है, जैसे ये बर्तन है, इसमें आप पानी या दूध कुछ भी गर्म करिए तो ये जल्दी जल्दी आपको फैलना, उड़ना शुरू हो जाएगा। एक ठंडा रख दीजिए तो वो नहीं उड़ेगा। तो विसरण क्या हो जाता है? सर, विसरण तेज हो जाता है। विसरण संभव है तो ये ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। विसरण तीनों में संभव है, ठोस, द्रव और गैस, याद रखिएगा। आइए, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ का घनत्व जो है वह पानी के घनत्व से कम है। बर्फ का टुकड़ा जो है वह पानी पर तैरने लगता है। हालांकि बर्फ तो ठोस है और पानी द्रव है, लेकिन तब भी तैरते रहता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वह बर्फ से ज्यादा डेंस है, ज्यादा घना है, इसीलिए बर्फ तैरते रहता है। आपने आसमान में बादलों को भी तैरते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन बादलों का जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी जो होती है वह बहुत कम होता है। पूछता है परीक्षा में कि बादल क्यों तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण। यहाँ पर बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा, तो अभी हमने आपको बताया था कि कणों की गतिज ऊर्जा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसकी? ठोस के तापमान को अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आइए आगे, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको गलनांक बिंदु कहते हैं। ठोस पिघलकर, जैसे माना कि ये बर्फ है ना, ये ठोस है, ये पिघलकर क्या बन गया? ये पिघलकर बन गया है पानी, पानी बन गया पानी। तो वह क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु। उसी में बर्फ का गलनांक बिंदु पूछता है एग्जाम में कि बर्फ का जो गलनांक बिंदु है वह कितना है? तो 273.16 केल्विन। केल्विन में ये बताया गया है, कितना है? केल्विन। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको लग रहा होगा कुछ इजी प्रश्न, धीरे धीरे आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में मिली जुली प्रश्न रहता है ना। तो सबको हम ध्यान में रखे हैं। आइए, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। अभी द्रव क्या हो रहा था? देखिए, अब गल रहा था, ठोस गल रहा था। अभी द्रव उबल रहा है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए यह क्वथनांक कितना है? तो अगर केल्विन में पूछता है तो बताएंगे 373 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो बताते हैं कि आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल वह उबलना शुरू हो जाता है। ये भी आप जानते हैं। ये प्रश्न देखिए, बहुत बार पूछता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाना कहलाता है।
ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर। होता क्या है, कपूर को आपने देखा होगा, क्या देखा है आपने, कपूर देखा है। कपूर को ऐसे रखिए और खुला छोड़ दीजिए, और अगर नीचे से उसको आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, कपूर है ठोस, ये इसको बनना चाहिए ठोस से द्रव बनना चाहिए, है ना, और तब इसके बाद ये गैस बनता। लेकिन होता क्या है भाई, होता क्या है कि ठोस को अगर आप गर्म करते हो तो ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कपूर गया कहाँ, गायब। तो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ध्यान रखिएगा, सब्लिमेशन। ठोस से सीधे गैस, और गैस से अगर ठोस में बदले तो वो कहलाता है निक्षेपण। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। और ये पूछता है, ये प्रश्न नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। 11 नंबर प्रश्न आप नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि इसका रिवर्स भी आएगा, निक्षेपण भी पूछेगा, निक्षेपण। ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर निक्षेपण, है ना। अगर गैस से सीधे ठोस बनता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है निक्षेपण। नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा। आइए, गैस से सीधे देखिए, यहाँ ठोस मैं बता चुका हूं, है ना। ऊर्ध्वाधर के अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो कपूर है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सूखी बर्फ भी कहते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ। पूछता है एग्जाम में कि सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन क्या बताएंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर जो है वो बताएंगे। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। चलिए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है। एक मिनट, इसको जरा सा, हाँ, कह रहा है बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अभी हमने क्या बताया था आपको कि जल को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। लेकिन आपने तालाब देखा होगा, आपने तालाब देखा है, तालाब में पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, महीना 2 महीने के बाद वो पानी का जो लेवल हो जाता है वो इतना हो जाता है। कैसे हुआ, ये तो उबला नहीं, अब उबलता तब ना वाष्प बनता। लेकिन वाष्पीकरण एक प्रोसेस है, इसके द्वारा बिना 100 डिग्री गए ही पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। गीला कपड़ा भी सूख जाता है वाष्पीकरण के माध्यम से। कूलर जो हमको ठंडक पहुंचाता है वो भी वाष्पीकरण का ही उसमें माध्यम होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो आइए देखते हैं। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है कैसे, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, वायु की गति पर। ध्यान दीजिएगा जरा सा, जैसे एक आप पतली सी गिलास में आप पानी रखिए भर के, ठीक, और एक बड़ा सा थाली में रखिए पानी, दिन भर धूप में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि थाली का पानी सूख गया, गिलास का पानी नहीं सूखा है। क्यों, क्योंकि ये जो सतही क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये जो सतही क्षेत्रफल है इसका ज्यादा है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जाड़े के दिन में देखिए कम सूखेगा, गर्मी के दिन में ज्यादा सूखेगा, यानी कि तापमान भी बढ़ेगा, तब भी ये प्रभावित करेगा। अगर वायु तेज चलता है तो आप देखिए कि कूलर या पंखा के नीचे अगर आप गीला कपड़ा रख दीजिए तो वो सूख जाता है ना, यानी कि गति से भी ये प्रभाव पड़ता है। नमी, आर्द्रता में नमी, जाड़े के दिनों में देखिए कोई चीज सूखने में आपको समय लगता है, जब वायु नमी होती है, तो गर्मी में वही सूख जाता है। आइए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं जानते हैं हम लोग, ठोस, द्रव और गैस, यही पढ़े थे ना। 2 अवस्था और आपको पढ़ना है, वो 2 अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट और है प्लाज्मा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट और प्लाज्मा। आइए, सूर्य और तारों में चमक का कारण, यानी गर्म होगा तो प्लाज्मा होगा और ठंडा होगा तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट होगा। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, गर्म में प्लाज्मा याद करिएगा और ठंडा में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट याद करना है आपको। तारों और सूर्य में चमक का जो कारण है वह क्या है भैया, वह है सर प्लाज्मा। आइए, दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक जो है वो है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो जानते हैं कि दाब का जो एसआई मात्रक है वह है पास्कल। क्लियर है, क्लियर है।
आइए, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि से हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जल में क्या घुला है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या है भाई, ये है साधारण नमक NaCl, साधारण नमक है ना। इसको वाष्पीकरण से भी आप अलग कर सकते हो या आसवन विधि से भी अलग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड को किस विधि से आप पृथक करोगे, तो बताओगे आसवन से कर लेंगे या हम वाष्पीकरण से कर लेंगे। एक आता है क्वेश्चन टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन कहते किसको है, जरा जान लीजिए। यह आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण विलयन होता है, इसको टिंचर आयोडीन कहा जाता है। किसका किसका, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। आगे आते हैं, ठोस में गैस का मिश्रण उदाहरण है। ठोस में अगर आप गैस को मिलाते हो वो कैसा उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कोहरा, कोहरा भी है ठोस में गैस का मिश्रण। बादल, बादल हो या कुहासा हो, धुआं, ये सब क्या है भाई, ठोस में गैस का मिश्रण है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप धुआं हुआ या कुहासा वहासा में देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, वो ठोस का कार्य करते हैं, और ये फिर आप देखते हैं कि गैस के फॉर्म में धुआं धुआं बन के उड़ते रहता है। बादल भी वही है, ठोस में गैस का मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। और गैस में द्रव का मिश्रण, गैस में द्रव जिसमें आता है फोम कहते हैं उसको, गैस में द्रव क्या कहते हैं, फोम। जैसे आपने शेविंग क्रीम, दाढ़ी बनाने वाला क्रीम आपने देखा होगा, यह किसका उदाहरण है, तो यह गैस में द्रव का उदाहरण है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिल्कुल NCERT का डाटा है। द्रव में द्रव का मिश्रण इमल्सन कहलाता है, जैसे दूध और फेस क्रीम, यह है द्रव में द्रव का मिश्रण। क्लियर, क्लियर है। आगे आइए, NCERT का डाटा है, शक मत करिएगा, संदेह भी मत करिएगा। चलिए आइए, कोलाइड मिश्रण को कैसे पृथक करोगे आप, तो कोलाइडल मिश्रण को आप अपकेंद्रण तकनीक से करोगे अलग। कैसे करोगे, अपकेंद्रण तकनीक से। ये जो पृथक करने वाला है, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं उपलब्ध कराया हूं, यहां भी आप देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो वो वाला भी वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये पूछता है, ये मिश्रण वाला पूछता है। विषमांगी मिश्रण को अलग करते हैं तो हम चून करके करते हैं, जैसे चावल में दाल मिला दी है, चुन चुन करके कर लेंगे अलग, उसको आराम से कर लेंगे, यानी कि साधारण भौतिक क्रिया से उसको अलग आप आसानी से कर सकते हो। रंग वाले घटक, इंपॉर्टेंट है ये, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करते हैं, तो इसको हम वाष्पीकरण के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं, वाष्पीकरण के माध्यम से इसको हम अलग करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, तो दूध से क्रीम को मक्खन वाला जो मशीन होता है वो अपकेंद्रण तकनीक पर कार्य करता है। कपड़ा वाला जो मशीन होता है, कपड़ा सुखाने वाला, वॉशिंग मशीन, जो कपड़ा धोने वाला होता है वॉशिंग मशीन, वह भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा। तो दूध से क्रीम को कैसे आप पृथक करेंगे, तो अपकेंद्रीकरण के माध्यम से, अपकेंद्रण के माध्यम से करेंगे, है ना। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। जहां खून पेशाब जांच होता है ना, वहां इसी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। आइए, दो अघुलनशील द्रव, कोई द्रव है ना, जो मिलता नहीं है आपस में, उसको कैसे पृथक करोगे, तो उसको आप कीप के माध्यम से करोगे। कीप, कीप जानते होंगे ना, कीप, कीप के माध्यम से कर लोगे आप। कीप आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए आइए, काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण कैसे करते हैं। काली स्याही में मौजूद जो डाई होता है उसको हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। कैसे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा, डायरेक्ट आएगा। ये चैप्टर मैं करा चुका हूं, ये वाला चैप्टर मैं करा चुका हूं। बिहार पुलिस का जो 30 दिवस वाला जो प्लेलिस्ट बना है उसमें इस टॉपिक को मैं करा चुका हूं, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, वहां डिटेल में बताया गया है, अच्छे से समझ में चीजें आएंगी अच्छे से। चलिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करेंगे हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। आइए, रक्त से नशीले पदार्थों को हम पृथक करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। देखिए, अभी रक्त और मूत्र जांच करा रहे थे तो हमने कैसे अपकेंद्रण टेक्निक का प्रयोग किया, अपकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ रक्त से नशीले पदार्थ, जब आप ड्यूटी पर होते हैं, दारू पी लेते हैं ड्यूटी में, या कोई नशा कर लेते हैं, कोई क्राइम कर देते हैं, तो आपकी मेडिकल जांच होती है, पता किया जाता है कि आपने क्या ड्यूटी के वक्त शराब पी थी, तो उसके लिए आप क्रोमेटोग्राफी कराते हैं। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को
अघुलनशील द्रव्य में क्या था, आप कीप से अलग कर रहे थे, लेकिन घुलनशील है तो इसको आसवन विधि से आप अलग करोगे। सब कुछ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आइए, एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से हम अलग करेंगे। कैसे करेंगे? आसवन विधि से कर लेंगे। एसीटोन और जल के मिश्रण को हम आसवन विधि से कर लेंगे। अघुलनशील तेल तथा जल के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? तो हमने बताया है कि अघुलनशील जो है उसको हम कीप के द्वारा, और घुलनशील है तो उसको आसवन के द्वारा। क्लियर? क्लियर है। आइए, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें दो तरह का है, एक आसवन है और एक प्रभाजी आसवन है। जब क्वथनांक का अंतर जो है वह 25 केल्विन से कम है तो प्रभाजी बस एक स्तंभ, सब कुछ वही रहता है। जो प्रभाजी आसवन और आसवन होता है तो एक बस प्रभाजी डंडी रहती है, वो बढ़ जाता है जब ये अंतर 25 केल्विन से कम होता है तब। पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइए तो देखिए, वायु से विभिन्न गैस को कैसे पृथक करेंगे? ये प्रभाजी आसवन से करेंगे। वायु से अगर हम करना है अलग तो हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करेंगे। ठीक, पेट्रोलियम उत्पादों और उनके विभिन्न घटकों को हम पृथक करेंगे, ये भी प्रभाजी आसवन से ही करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु से विभिन्न गैस को प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम उत्पादक से उसके विभिन्न घटकों को हम अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन। वायु समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है क्योंकि वायु में आपको अलग अलग दिखाई नहीं देता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है कि नहीं? समांगी है। विसमांगी में वो अलग चीजें हो जाती है, विसमांगी में वो मिलता नहीं है ना? चलिए आइए, किसी अशुद्ध नमूने, ये बढ़िया प्रश्न है, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को हम प्राप्त कर सकते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन से। कैसे करोगे? क्रिस्टलाइजेशन से करोगे। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, यहां से प्रश्न पूछेगा कि किस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में करते हैं? तो क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। किस तरह नमक से अशुद्धियों को हम दूर करते हैं? तो हमने अभी देखा ना, ठोस पदार्थों को शुद्ध करते हैं, नमक से आप अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए आगे आते हैं, देखिए क्या क्या कह रहा है। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को, देखिए अभी ठोस जब आएगा, ठोस को शुद्ध करना है तो आप क्रिस्टलीकरण कर सकते हो। जलना उदाहरण है, जलना उदाहरण है, दो बार नहीं एक ही बार। क्या है? रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से एक प्रश्न पूछता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? कोई चीज जल गया, जैसे ये कागज है ना, इसको जला दिए तो ये खत्म हो गया, राख बन गया। अब ये राख बन गया तो ये पुनः कागज फिर नहीं बनेगा। राख से फिर कागज बन सकता है क्या? तो सर नहीं बन सकता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भौतिक परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में क्या हो गया कि बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का ये टुकड़ा है, अब इसको पिघला करके क्या बना दिए? जल बना दिए, फिर इसको जमा देंगे, बर्फ बन जाएगा। तो ये भौतिक, मतलब पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, भौतिक ना आए, रासायनिक। क्लियर हो जाना चाहिए। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? देखिए भौतिक और रासायनिक दोनों, इसमें कैसे याद रखना है। मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती का लौ जब आप देखते हैं कि जलता है तो कुछ चीजें जो है वो गल गल के नीचे गिरती हैं, है ना, और कुछ जल करके खत्म हो जाता है। तो जो खत्म हो रहा है वो रासायनिक हो गया, और जो ये नीचे टपक जा रहा है वो हो गया भौतिक। तो दोनों पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है ना। आइए चलिए, तो तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1661 में रॉबर्ट बायल ने किया था। ध्यान दीजिएगा। धातु के प्रमुख गुणधर्म क्या है? धातु चमकीली होती है, पॉइंट नंबर 1। धातु के गुणधर्म आप नोट करिए, पूछता है कि धातुओं का कौन सा गुण नहीं होता है। यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। यह तन्य होता है, मतलब इसको खींच सकते हैं, तान सकते हैं, है ना। यह आघात वर्ध होता है, मतलब धातु को आप पीट सकते हो, पीट के पतला चादर बना सकते हो, ये धातु में ही होता है। ठीक, तन्य होगा मतलब खींच के तार बना सकते हो, आघात मतलब पीट पीट के चादर बना सकते हो, चमकता है, ताप और विद्युत का चालक होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। आगे आइए, आगे और भी कुछ बातें हैं। देखिए, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु सामान्यतः ठोस होता है, लेकिन एक धातु है पारा है, पारा थर्मामीटर में आप देखे होंगे, लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई देगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो। तो कमरे के तापमान पर यह द्रव रहता है, यह है पारा। अधातु का अवगुण, अभी धातु का गुण देखिए, चमकता है, कठोर होता है, पीट सकते हैं उसको, तान सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें। अब हम अधातु का देखते हैं। यह अधातु जो है वो
विभिन्न रंगों का, अलग अलग रंग का हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये ताप और विद्युत का कुचालक, जहां वो ताप का चालक था ये कुचालक हो रहा है। यह आघातवर्ध नहीं है, मतलब इसको अगर पीटेंगे तो टूट जाएगा। जैसे इसको हम पीटते हैं लकड़ी डंडे से, लोहे से, तो ये टूट जाता है क्योंकि ये धातु नहीं है। लेकिन वहीं अगर लोहे को पीटते हैं तो वह नहीं टूटता है क्योंकि वह धातु है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत है सर। चलिए आगे। हाँ, धातु जान लिए, अधातु जान लिए। एक होता है उपधातु, दोनों के बीच वाला तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। उपधातु के उदाहरण देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीनों याद रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का प्रयोग आप जान रहे हैं कि चिप में होता है, सोलर सेलों में होता है, तो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है सिलिकॉन इनमें से कौन उपधातु है, तो बताएंगे सिलिकॉन। वह अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव, अभी आपने धातु पारा को पढ़ा, पारा एक धातु है, मेटल है, वह कमरे के मतलब रूम टेम्परेचर पर वह लिक्विड फॉर्म में था। एक अधातु भी है, एक अधातु भी है जो कमरे के तापमान द्रव है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु में, पारा धातु में, दोनों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में पूछता है। आइए, वह तत्व जो 303 केल्विन के तापमान पर द्रव अवस्था में है। एक और तत्व है गैलियम और सीजियम, ये दोनों भी थोड़े से कमरे के टेम्परेचर से थोड़े से अधिक होता है, तब ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसे आती है? सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध आता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़ा हुआ अंडा, जैसा सड़ा हुआ अंडा बदबू करता है ना, अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को सूंघेंगे तो लगेगा कि अंडा सड़ा हुआ बदबू कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसने स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम दिया था? प्राउस्ट ने। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने, एग्जाम में पूछेगा। वन लाइनर के फॉर्म में इसलिए लाया हूं क्योंकि समय कम है रे भाई मेरे, क्या है, समय कम है। और अगर हम 200 सवा 200 प्रश्न है, इतना प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में कराएंगे तो एक दिन में तो समाप्त नहीं होगा ना, समय लग जाएगा ज्यादा। और आपको तो बस कंटेंट चाहिए ना, समय कम लग जाए, ज्यादा कंटेंट मिल जाए, क्यों? जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान, देखिए ये दो प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। आइए, जल में हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो 1:8, और परमाणु का अनुपात पूछे तो 2:1, दोनों याद रखिएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात तो 14:3, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। द्रव्यमान 1:8 और परमाणु 1। चलिए, जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था 1776 में, कहां में? इंग्लैंड में। किसने परमाणु के सिद्धांत को 1808 ईस्वी में प्रस्तुत किया? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अच्छा, बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसको मैं इधर कर दूं भाई साहब। ये पिछले साल भी इस क्वेश्चन को मैं कराया था, इकलौता मैं था जो इस क्वेश्चन को कराया था, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराया था ये प्रश्न। और क्या पूछा था जरा सा समझिएगा। इस बार कैसे पूछेगा? इस बार पूछेगा तत्वों के नाम को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो वह करता है IUPAC। पिछली बार अगर एग्जाम दिए होंगे आप लोग तो पूछा था यही प्रश्न, हूबहू प्रश्न पूछा था कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूछा था, यही पूछा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री प्रश्न है, बहुत शानदार है, रट लीजिए, 2 3 4 को स्टार लगा लीजिए लगाना हो तो, इसलिए हम इसको लाल करके लाए हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात, तो इनके अणुओं का अनुपात जो है वह 3:8 है। अवोगाड्रो स्थिरांक क्या है? तो 6.022 × 10⁻23 है ना। ध्यान दीजिए, मोल को प्रस्तावित कब किया गया था? तो 1896 में प्रस्तावित किया गया था, पूछ रहा है, प्रस्तावित किया गया था 1896, ध्यान दीजिएगा। आइए आते हैं आगे, मोल को इकाई के रूप में, देखिए दोनों प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ प्रस्तावित की बात कर रहा है, तो 1896, स्वीकारा कब गया? तो 1967, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था? तो इलेक्ट्रॉन का पता थॉमसन जी ने लगाया था। कैनाल रे की खोज किसने की थी? कैनाल रे की खोज
गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। केनाल रे, ये आगे जाकर के परिवर्तन होगा केनाल रे, देखते हैं आगे क्या है। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में। क्लियर है ना? क्लियर है। फटाफट अंदाज में हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसी रफ्तार से आप लोग भी देखते रहिएगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा, तो स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिए और तब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन, देखिए अभी केनाल रे था, ये प्रोटॉन की खोज भी कर दिया है गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इसका प्रयोग हेतु रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को टकराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, और सिवाय हमारे चैनल के लगभग तो नहीं मिलेगा ये। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इसका प्रयोग करने के लिए, जानने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर ऐसे टकराया था। ऐसे टकराया था किसके पर? सोने की पतली पन्नी पर। किसने? रदरफोर्ड ने। कौन से कणों को? अल्फा कणों को। ये 3 पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा, 3 पॉइंट आपने याद रखिएगा। इसमें परमाणु के नाभिक की खोज कर लेंगे वो। आइए, किस वैज्ञानिक ने अल्फा कणों को सोने की पन्नी से प्रकीर्णन कराया था? तो रदरफोर्ड ने। किसने नाभिकीय भौतिक, किसे नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को। किस वैज्ञानिक ने सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सोने की पन्नी पर अल्फा कण को टकराते हैं और परमाणु के नाभिक को खोजते हैं। रदरफोर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं भाई, सीख लीजिए। चलिए, यह किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? तो अभी देखा आपने कि रदरफोर्ड इतना कमाल कर रहे हैं, तो यही बताएंगे। नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला है? नील्स बोर को तो परमाणु संरचना पर इनका योगदान था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो 1932 में जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों याद कर लीजिएगा। तीनों मैं बता चुका हूं। आइए, किसी परमाणु का द्रव्यमान प्रकट किया जा सकता है। कैसे जान सकते हैं किसी परमाणु के द्रव्यमान को? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन दोनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। ये परमाणु संख्या को दर्शाया जाता है Z के द्वारा। पूछता है Z के द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बताएंगे। परमाणु क्रमांक क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या कहलाता है? तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है, उसको ही कहते हैं परमाणु संख्या। क्लियर है। चलिए आगे, आइए देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाता है भैया? एक परमाणु के नाभिक में, अच्छा यहां भी नाभिक होगा भाई, यहां नाभिक छूट गया है, देखिएगा। आइए, एक परमाणु के नाभिक में, है ना, में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, पॉइंट छूट गया था, ध्यान दीजिए। द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को आप न्यूक्लियन भी कहते हैं। समस्थानिक क्या कहलाता है? इस पर भी एक वीडियो में दे चुका हूं, जाकर के आप देख सकते हो। जिसकी परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, कहलाता है परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग, क्या? समस्थानिक कहलाता है। चलिए आगे आइए। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 गो समस्थानिक मिलेगा। 3 गो समस्थानिक मिलेगा। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ड्यूटेरियम को आप भारी जल के रूप में भी जानते हैं। आप क्या जानते हैं? भारी जल, जो मंदक का कार्य करता है ना, D2O, जानते हो। किसके समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में? तो यही तो मैं बता रहा था, किसके समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में? ईंधन के रूप में करेगा तो यूरेनियम का समस्थानिक, और मंदक के रूप में करता है तो भारी जल का करता है मंदक के रूप में, ध्यान दीजिएगा। कैंसर के उपचार हेतु कोबाल्ट का हम प्रयोग करते हैं। किसके समस्थानिक का? कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर उपचार हेतु किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए, घेंघा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन के आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग, गलगंड जिसको कहते हैं, है ना, तो वो हो जाता है आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो, देखिए अभी द्रव्यमान संख्या अलग था तो समस्थानिक हो गया, द्रव्यमान संख्या समान हो गया तो वो क्या होगा? वो हो गया समभारिक। क्लियर है? आइए,
परमाणु केंद्र की खोज, अभी आपने देखा था ना कि सोने की पन्नी पर अल्फा कण को रदरफोर्ड ने टकराया, तो वही खोजेंगे ना, और कौन खोजेगा। क्लियर है, चीजों को आप समझ रहे होंगे, अब आसानी से समझ रहे होंगे, शुरुआत में दिक्कत हुई होगी लेकिन। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो श्वेत ज्वाला के साथ होता है। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो यह परिवर्तित हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम के वायु में जलने का समीकरण उदाहरण है कंकाली समीकरण। पूछेगा कंकाली समीकरण का उदाहरण क्या है, तो कहेंगे मैग्नीशियम का वायु में जलना। आइए, एक होता है हीट एंड ट्रायल विधि, जानते ही होंगे आप। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। आइए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, इसके उपरांत क्या बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक ऊष्मा भी ये निकालता है ना, और अधिक ऊष्मा भी निकालता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। CaCO3 संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र है CaCO3। आइए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है, तो जब ऊष्मा निकले कहलाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए, किसे चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड को, और अगर इसमें पानी डाल के बुझा देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी डालेंगे तो वो हाइड्रोजन बढ़ाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है तो यानी कि बुझा हुआ नहीं है। अगर इसमें हम जल डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पानी डालेंगे तो हो जाएगा ना, वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ये बिना बुझा हुआ है। प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश में जो एकदम सफेद होता है सिल्वर क्लोराइड, वह धूसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, इस वजह से धूसर हो जाता है सिल्वर क्लोराइड। ओके, आइए चलिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। ऊर्जा अवशोषित हो तो ऊष्माशोषी, ऊर्जा निकल रहा था तो ऊष्माक्षेपी। जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो अपचयन कहलाता है। चांदी के ऊपर काली परत सिल्वर सल्फाइड की बनती है। किसकी बनती है, सिल्वर सल्फाइड की। और तांबे के ऊपर हरी परत बनती है, यह कॉपर कार्बोनेट की होती है। किसका उदाहरण है ये दोनों, यहां पर सिल्वर सल्फाइड काला हो जा रहा है, यहां हरा हो जा रहा है, यह संक्षारण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, संक्षारण। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा जरा सा ध्यान दीजिए इस पर। देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न यहां बनाएगा, आपसे थोड़ा सा बता देता हूं, नहीं फिर फंस जाएंगे परीक्षा में। कहता है चांदी के ऊपर काली परत किसकी बनती है, तो सिल्वर सल्फाइड की, है ना। अब धातु है तो यहां क्षारीय होगा, धातु है तो यहां क्या होगा, क्षारीय ना। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय होता है दोनों में। यहाँ कॉपर कार्बोनेट हरा होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में पूछा है भाई। चलिए, चिप्स की थैली में भरा होता है, कौन सी गैस होती है भाई चिप्स की थैली में भरी हुई, बताइए जरा, पढ़े तो हैं, याद होगा ना। आइए फटाफट, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। चिप्स की थैली में क्या भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। इनमें से कौन एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, तो लिटमस पत्र और हल्दी, ये दोनों प्राकृतिक का सूचक है। लिटमस का मूल रंग क्या होता है, तो यह बैंगनी कलर का होता है, जो मूल कलर होता है वो बैंगनी होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर डिटेल में क्यों, देखिए अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, एग्जाम चूंकि बहुत नजदीक है, तो ज्यादा अगर डिटेल में करेंगे तो 10 ही प्रश्न करा पाएंगे। तो ये समझिए कि आप बस, आपको बचाएगा, ये लाइफलाइन वाला है ना।
डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पढ़े हैं ऑलरेडी। लिटमस किस समूह का पौधा है? तो थैलोफाइटा समूह का पौधा है, ये जो लाइकेन से बनता है। आइए आगे देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, धातुओं की जो ऑक्साइड होती है वो होती है कैसी? क्षारीय। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो होता है अम्लीय। दोनों याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के अम्लीय। किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो भैया उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। जठर रस का पीएच मान इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, जठर रस का पीएच मान 1.2, नींबू रस का पीएच मान 2.2, जठर रस 1.2 यानी कि बहुत ज्यादा ये अम्लीय है, नींबू 2.2 यानी उससे थोड़ा सा कम है। आइए, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान ये हो जाता है 10। पूछता है ये वाला, ध्यान रखिएगा भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये 14 है। हमारे शरीर का परास जो है वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ये भी ध्यान देना है। आइए तो आगे आते हैं। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है भाई? ध्यान दीजिएगा, जब वर्षा के जल का पीएच मान जो है 5.6 से भी कम जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे चादर से बना है? तो शुक्र। इनमें से कौन सा एंटा एसिड का काम करता है? एंटा एसिड का काम तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड का मतलब का कि एसिड के खिलाफ, जब आपको अम्लीयता होती है पेट में तो आप इनो लेते हैं ना, इनो में क्षार होता है, मतलब वो क्षारीय प्रवृत्ति होती है उसकी, और पेट में आपका एसिडिटी हो गया यानी अम्ल है, ये क्षार जाएगा तो अम्ल और क्षार मिलके उदासीन कर देता है, आप एसिडिटी से मुक्त हो जाते हो। मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है? तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो 5.5 से अगर कम हो जाता है मुंह का पीएच मान तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। आइए, दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। नेटल के डंक के पश्चात कौन सा अनुस्राव होता है? मैथेनाइक अम्ल। नेटल के डंक में जो होता है, जो नेटल काटता है तो मैथेनाइक काटता क्या है, वो लग जाता है, जैसे वहां जाएंगे ना तो वो घुस जाएगा, है ना, तो वो हो जाता है मैथेनाइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। सिरके में कौन सा? तो सिरके में एसिटिक, दिक नहीं एसिटिक अम्ल। संतरे में साइट्रिक अम्ल खट्टा होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछता है प्रश्न। आइए देखिए, टमाटर में आ गया ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, ये भी देख रहे हैं, खट्टा दूध दही सिट्रिक, नींबू सिट्रिक। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत द्वारा वियोजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, लेकिन इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। देखिएगा, क्लोरीन गैस, ये दोनों याद रखिएगा, क्लोरीन गैस एनोड पर, ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। ये दोनों पूछता है, क्लोरीन एनोड यानी कि ए क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो कैथोड के हाइड्रोजन, याद रखिएगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण ये भी कैथोड पर होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर दिख रहा होगा आपको ना, ये भी हाइड्रोजन दिख रहा है तो कैथोड हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। आइए, विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। विरंजक चूर्ण बनाते हैं क्लोरीन गैस से। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है बुझा हुआ चुनाव नहीं, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से। विरंजक चूर्ण को दर्शाया जाता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। चलिए आगे आते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां करते हैं भैया? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, जो लीलन कपड़ा होता है उसमें, रासायनिक उद्योगों में, उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा, पकाने वाला सोडा ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एक होता है धोबिया सोडा या धोवन सोडा, वो होता है Na2, H की जगह 2 हो जाएगा, ठीक ना, वो हो जाएगा धोबिया सोडा इंटू 10H2O। चलिए,
इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? अम्ल है उसको उदासीन बनाना है, किसका करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटा एसिड भी कहते हैं। एंटा एसिड अभी बताए थे ना, इनो वाला, याद होगा आपको। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अग्निशमन में, आग बुझाने वालों में। खाने का सोडा NaHCO3 बता चुका हूं। धोबन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए, जल की स्थायी कठोरता हटाना है, जल की स्थायी कठोरता हटाना है तो हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, ध्यान दीजिएगा। जिप्सम, देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ध्यान रखिएगा। CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम, और हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ 1/2 है, यानी हाफ है। तो यहां भी देख रहे होंगे कि पहला लेटर इसमें भी हाफ है, तो यहाँ हाफ से हाफ याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज एक ही रहता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं सोचा कि चलो बता ही दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है भाई, देखते हैं। तो जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्लियर है? क्लियर है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कराएगा। क्या? हाइड्रोजन गैस। धातु के प्रमुख गुण मैं पहले ही बता चुका हूं। ये चमकदार होता है, कठोर होता है, पीट सकते हैं, चादर बना सकते हैं, तान सकते हैं ना। आघातवर्ध, सबसे आघातवर्ध धातु तो होता है वो सोना। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना तो तन्यता। सबसे अधिक तन्य खींचा भी जा सकता है सबसे ज्यादा सोना को। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। बताइए, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर, मतलब इतना पतला कि वो दिखेगा भी नहीं, ऐसा बनाया जा सकता है, इतना तन्य होता है सोना। आइए, सबसे अच्छा चालक होगा सिल्वर, और उसके बाद कॉपर। घरों में बिजली वाले तारों में किसकी परत चढ़ी होती है? तो पीवीसी की परत जो चढ़ी होती है, जो तार होता है उसमें। एकमात्र अधातु जो द्रव रूप में, ये करा चुका हूं, ब्रोमीन। किस धातु को हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है? तो गैलियम और सीजियम, कमरे के थोड़े अधिक तापमान से। अधातु होते हुए भी धात्विक चमक रखता है, वह है आयोडीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 155 अधातु है बट चमक धातु जैसी है। आइए, अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने पड़ाव की ओर। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कौन सा है? कार्बन, हीरा, है ना। ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक। देखिए, कार्बन के आप अपरूप जब पढ़ेंगे तो वो विद्युत के कुचालक हैं, जैसे हीरा हो गया, है ना, कोयला हो गया। लेकिन आप ग्रेफाइट पढ़ेंगे तो यह चालक है, सुचालक है। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। किसको? क्षारीय धातु है ये, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ध्यान दीजिएगा। सोडियम, ठीक है ना, Na, और पोटेशियम और लिथियम। नकली याद कर लीजिए, नकली धातु है, क्षारीय धातु है, नकली है। Na से सोडियम, है ना, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम। उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी पूछता है, इनमें से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? वह धातु जो जल में घुलकर क्षार दे, कौन है? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, जल में घुलने पर क्षार देता है। आइए, वह धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, वह है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को इसीलिए कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं। एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया, मोती नहीं है, मोटी है, मोटी, ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनने की जो प्रक्रिया है वो एनोडीकरण कहलाती है। वह धातु जो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है, एल्युमिनियम को रखेंगे वो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के। आइए, एल्युमिनियम का एनोडीकरण में किस अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है? तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके किस गैस को उत्पन्न करती है? मैं बता चुका हूं, हाइड्रोजन। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
या ठंडा जल से आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। चलिए, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाता है और कैल्शियम तैरना शुरू हो जाता है ना। कैल्शियम को जब आप जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बुलबुला जो हाइड्रोजन का बनेगा वो कैल्शियम पर चिपक जाएगा, कैल्शियम पर, और ये तैरना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट होता है। आइए, वह धातु आपने देखा होगा, चूना को डालिएगा जल में तो देखिएगा छोटे छोटे बुलबुला बन जाता है, बनता है ना, वही चीज बता रहे हैं। वह धातु जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठंडा जल के साथ नहीं करता है, गर्म जल के साथ कर लेता है, यह है मैग्नीशियम। वह धातु जो ना तो ठंडा जल और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा लेकिन वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेगा, वह है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि आयरन लोहा तो जल के साथ करता ही है, ठंडा जल, भाई वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे चलिए। वह धातु जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है कौन है? लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके प्रदान करता है लवण और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। चलिए आगे आते हैं। ए भाई क्या कर रहे हो? एक्वारेजिया है तो इसको रॉयल जल भी कहते हैं। रॉयल जल का लैटिन शब्द है। इसमें 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल मिश्रण होता है। इसका ताजा मिश्रण होता है एक्वारेजिया। इसे भभकता द्रव भी कहते हैं एक्वारेजिया को। एक्वारेजिया को इतना सामर्थ्य होता है इसमें कि ये सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है। एक्वारेजिया ये कौन कौन सा मिलता है? HCl और नाइट्रिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलता है। चलिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, इसके लिए तो ये तो समझ लीजिए कि नहीं पढ़े तो गड़बड़ा जाएगा मामला। यही सीक्वेंस याद करिएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यही सीक्वेंस याद करिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। पोसोकैमे याद कर लीजिएगा, पोसोकैमे, ये 4 ऊपर वाला कम से कम याद कर लीजिए, ठीक ना, और नीचे 50 याद कर लीजिएगा। ऊपर का पोसोकैमे अगर आप याद कर पाए तो पोसोकैमे और नीचे 50, मतलब पारा, मरकरी को पारा कहते हैं, 4 से चांदी है ना, और 100 से 50 सोना। पारा, चांदी, सोना, ये ऐसे सीक्वेंस में आप याद करिएगा अभिक्रियाशील धातुओं का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आइए, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो केवल 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। यह धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये स्वतंत्र पाया जाता है। आइए हम लोग पहुंच रहे हैं अपने सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। ऊपर कौन था? पोसोकैमे था ना। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। अयस्कों में मिले अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को उनके ऑक्साइड से कैसे प्राप्त करते हैं? तो गर्म करके। और भी विधि है प्राप्त करने की, उनके ऑक्साइडों को प्राप्त करने की विधि, एक वीडियो बना होगा, जाकर के देख लीजिएगा उस पर डिटेल। रेल की पटरी को जोड़ने में हम थर्मिट प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। थर्मिट अभिक्रिया रेल की पटरी को जोड़ने में प्रयोग करते हैं किसका? देखिए, ये पॉइंट नोट करिएगा भाई। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को मिला करके उसको जोड़ा जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु को प्राप्त कैसे करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा। ये भी पॉइंट याद करिएगा, जो सबसे ऊपर था पोसोकैमे वाला, विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा इसको अलग करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस? तो ये मैं बता चुका हूं। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन मैं बता चुका हूं। सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ सिल्वर सल्फाइड के परत के कारण, ये भी मैं बता चुका हूं।
तो ये आप समझ चुके होंगे, पहले ही मैं बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है इसमें। आइए कॉपर मतलब जान रहे हैं ना, कॉपर को वायु में अगर हम खुला छोड़ देते हैं, वायु में उपस्थित रहने के कारण यह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे कम जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत बन जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कॉपर कार्बोनेट। यह क्षारीय है क्योंकि धातु का ऑक्साइड बन रहा है ना, तो क्षारीय होगा। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण आर्द्र वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये कार्बोनेट बन रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है। यसत लेपन क्या है? लोहे के वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाना यसत लेपन कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। लोहे को जंग लगने से आप कैसे बचा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसको पेंट कर दीजिए, उसमें तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, यसत लेपन कर दीजिए, क्रोमियम का लेपन कर दीजिए, एनोडीकरण कर दीजिए, या मिश्र धातु बना दीजिए, स्टील स्टेनलेस बना दीजिए, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। इतने पॉइंट आपको लोहा के बारे में याद रखना है। आइए, लोहा को कठोर बनाना है तो उसमें क्या मिलाएंगे हम? तो उसमें कार्बन मिलाएंगे। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाएंगे? तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम को मिला करके। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, बच्चे जानते हैं। आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाते हैं? तो चांदी और तांबा मिलाते हैं। अमलगम बनता है पारा से बन जाता है अमलगम। आइए, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। सोल्डर किसका है? तो सीसा और टीन का। SnP भी ध्यान रखिएगा। विद्युत तारों में वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसी से बनता है Sn और Pv, है ना। ये सीसा, ये सोल्डर बन जाता है। कार्बन के परमाणु 6। अमोनिया के अणु सूत्र तो NH3। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? इंपॉर्टेंट है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस का। LPG का मुख्य घटक क्या है? कमेंट करोगे क्या आप लोग? LPG का मुख्य घटक और बताइएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, ये दो बताइएगा, कमेंट करिएगा। आ ही गया, देखिए बताएंगे क्या। CNG प्राकृतिक गैस का हो गया मीथेन। हीरा कार्बन का क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट की संरचना तो यह षटकोणीय होती है, ग्रेफाइट की संरचना। एक आया है इसमें बंकमिस्टर फ्लोरीन आया है। इसकी संरचना, इसकी C60 होता है। ये फुटबॉल जैसी इसकी संरचना होती है। अमोनिया सल्फेट से किसने यूरिया बनाया था? तो फ्रेडरिक बोहलर ने। लैब में बनाया गया था। यूरिया प्रथम उर्वरक है जो लैब में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, बोहलर ने बनाया है। आइए, एथेन का सूत्र क्या है? तो एथेन का सूत्र है, ध्यान दीजिए, C2H6। एथीन का सूत्र C2H4। एथेन 6 हो जाएगा, एथीन तो 4 हो जाएगा। दहन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का वेल्डिंग में करते हैं। इसे अल्कोहल भी कहा जाता है, तो एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। अल्कोहल सोडियम से विक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आइए, बहुत ज्यादा प्रश्न था और इतना जल्दी जल्दी कराया हूं कि वीडियो आप लोग को स्लो करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण। त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेराइनर ने। अष्टक सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ने। और प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना? तो डोबेराइनर। देखिए, त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड, ये दोनों याद रखिएगा। और भी मैं करा चुका हूं आपको, पहले भी इन सब पर वीडियो दे चुका हूं। आइए, अष्टक सिद्धांत कहां तक लागू होता था? तो कैल्शियम तक ही लागू होता था। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है तो मेंडलीफ को जाता है। आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या घट जाता है। आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ जाएगा। आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वो किसको अलग करती है? तो वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। जब आवर्त सारणी आप देखेंगे ना, तो जो रेखा बना है वो धातु से अधातु को अलग करता है। और आखिरी सवाल है भैया आज का, देखिए, यहीं रहो। आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। इसके अलावा इसके उदाहरण क्या क्या हैं? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है और टेलुरियम है। तो कितने प्रश्न हैं? 222, 222 प्रश्न है ना। लगभग 1 घंटे का टारगेट मैं रखा था कि 1 घंटे में इसको कंप्लीट करा दूंगा। बहुत फटाफट कराया हूं, थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ होगा। स्पीड अगर चाहे थोड़ा सा आप कम कर लोगे और उसके बाद इसको अच्छे से देख सकते हो।
और भी आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। परीक्षा में समय बहुत कम है, खूब ताबड़तोड़ रिवीजन करिए और अच्छे से एग्जाम दे करके आइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।